नमस्कार, अनुभूति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आलोचना के स्वरूप या आलोचना के प्रकार या पद्धतियों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं, जैसे कि आलोचना क्या है या उसकी परिभाषा जो है वो पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। अभी हम देखेंगे सैद्धांतिक आलोचना। पहला पॉइंट है सैद्धांतिक आलोचना। इस पद्धति में आलोचक शास्त्र के विषय में सिद्धांत स्थापित करता है। शास्त्र के विषय में अपनी जो भी मान्यता है या सिद्धांत है वो स्थापित करते हैं। इसमें साहित्य के मानदंड विषयक चिंतन होते हैं, यानी कि साहित्य का मानदंड कितना ऊंचा है या कितना निम्न है साहित्य, उसका आलोचना होता है। साहित्य के मूल को पहचान कर उससे संबंध रखने वाले सिद्धांत स्थिर किए जाते हैं। यहाँ साहित्य के विविध रूप जैसे कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के विषय में सिद्धांत कथन उसी आलोचना के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि गुलाब राय का सिद्धांत और अध्ययन और डॉक्टर नागेंद्र का रस सिद्धांत इसी अंतर्गत आ जाते हैं। और 2 नंबर पॉइंट है व्यावहारिक आलोचना। तो यहाँ शास्त्र के सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है। शास्त्र के जो भी सिद्धांत है उसका व्यवहार में लाया जाते हैं, वहाँ पर व्यावहारिक आलोचना होती है। इसका तात्पर्य यह है कि साहित्य के किसी कृति को या किसी पक्ष को जब शास्त्र की दृष्टि से परखा जाता है तो व्यावहारिक आलोचना कहलाती है, यानी कि किसी साहित्य को शास्त्र की दृष्टि से देखा जाता है या व्यवहार किया जाता है। रामचंद्र शुक्ल का भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा डॉक्टर नागेंद्र का कामायनी के अध्ययन की समस्या इसी व्यावहारिक आलोचना के अंतर्गत आ जाते हैं या उदाहरण है। 3 नंबर पॉइंट है शास्त्रीय आलोचना। इस आलोचना पद्धति में किसी कृति का परीक्षण काव्यशास्त्र के नियमों के अनुसार किया जाता है। काव्यशास्त्र के नियमों के अनुसार होता है। जैसे शास्त्र में रस, छंद, अलंकार आदि का सिद्धांत कथन है, उसी के आधार पर कृति को परखना चाहिए। इसी समीक्षा के अंतर्गत ये आ जाएगा। इसी संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि युग और परिवेश के अनुसार ही शास्त्रीय समीक्षा के मानदंड बदलते रहते हैं, यानी कि कौन से युग में कौन सी संधि या अलंकार थे उसको देखना आवश्यक है। 4 नंबर पॉइंट है व्याख्यात्मक आलोचना। तो किसी रचना के सौंदर्य के विस्तार पूर्वक व्याख्या विवेचन करना व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत आ जाते हैं। इस आलोचना में रचना का कथ्य महत्वपूर्ण होता है, न कि कथा। जो बोलते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, ना कि कथा। व्याख्यात्मक आलोचना के कई भेद देखने में आ जाते हैं, क्योंकि सौंदर्य वस्तु में नहीं होता है, सौंदर्य तो वस्तु दर्शन के कोण में होता है, यानी कि जो वस्तु है उसमें सौंदर्य नहीं होता है, बल्कि जब हम उसको देखते हैं तो सौंदर्य उसमें हो जाता है। जैसे कि यदि कोई आलोचक भक्त है तो उसे विद्यावती के काव्य में भक्ति दिखलाई पड़ेगा, और यदि वो आलोचक यानी कि वो लेखक यदि श्रृंगारिक होगा तो उसमें श्रृंगारिकता का दर्शन होगा। तो हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हुआ था। व्याख्यात्मक आलोचना यह स्वीकार करती है कि सभी कवि या साहित्यकार एक श्रेणी या प्रकृति के नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर है मनोवैज्ञानिक आलोचना। यह आधुनिक आलोचना की प्रमुख पद्धति है। इसमें कवि की मानसिक शक्तियों एवं रचना की मानसिक प्रक्रिया के रहस्य को प्रकाशित करने का प्रयत्न होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो मानसिक शक्ति है, जो स्थिति है, जो रहस्य छिपा हुआ आता है उसका उद्घाटन होता है। मनोविश्लेषणात्मक आलोचना के मूल में प्रसिद्ध मनोविश्लेषण शास्त्र फ्रायड, एडलर और युग के सिद्धांत को माना गया है। इस पद्धति के आलोचक किसी रचना के लेखक की मानसिक ग्रंथि को पकड़कर उस पर विचार व्यक्त करने की श्रेष्ठता करता है। इसमें व्यक्ति उसका सामाजिक वातावरण, युगीन परिवेश और विचित्र भावबोध का वहन मायने रखता है। जैनेन्द्र के उपन्यासों की समीक्षा के लिए
मनोविश्लेषणात्मक आलोचना की उपयोगी माना गया है। यानी कि जैनेंद्र का जो मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान है वो उपयोगी है। 6 नंबर पॉइंट है तुलनात्मक आलोचना। तो इसके अंतर्गत दो या अधिक विभिन्न कवियों के समान विषयावली रचनाओं की तुलना हो जाती है। रचना की तुलना किया जाती है। इसके अंतर्गत अपनी रुचि के अनुसार किसी कवि के प्रति अन्याय भी किया जा सकता है। यानी कि पाठक जैसे कि जिसकी जो रुचि है वो उनको अच्छा लगेगा। यह पद्धति उन स्थलों पर उपयोग होता है जहां हमें तुलनात्मक दृष्टि से किसी को छोटा या किसी को बड़ा सिद्ध नहीं करना होता है, वरन एक ही प्रकार की विशेषताओं, नियमों और सिद्धांतों में प्रभाव को स्पष्ट करना होता है। इस प्रणाली में आलोचक को यह ज्ञान रखना आवश्यक है कि तुलना समान वस्तु की ही हो सकती है। जैसे कि तुलना क्या है, हमेशा समान वस्तु पर ही होना चाहिए, ना कि किसी को अच्छा लगे उसको ज़्यादा महत्व देना, ऐसा नहीं है। तो हिंदी में बिहारी और देव की आलोचना और उस संबंध में उत्पन्न विवादास्पद स्थिति इसका ज्वलंत उदाहरण है। 7 नंबर पॉइंट है ऐतिहासिक आलोचना। इस प्रणाली में आलोचक साहित्य को समाज और काल का प्रतिबिंब मानता है। इसमें कर्ता और कृति की सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन और उनके सहारे रचना का मूल्यांकन क्या करते हैं। तत्कालीन युग में सामाजिक स्थिति कैसी थी, साहित्यिक विचारधारा की खोज की जा रही थी, साथ ही साथ युग विशेष के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति कैसे रही होगी, कहाँ तक सामूहिक रीति से साहित्य पर और व्यक्ति पर प्रभाव डाल सकी, आदि बातों का विवेचन ऐतिहासिक आलोचना में ही किया जाता है। यानी कि उस समय की स्थिति थी, सामाजिक स्थिति या राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, वो स्थिति कैसी रही होगी या रीति रिवाज कैसा होगा, उस पर महत्व दिया जाता है। और हमारे जितने भी प्राचीन कवि या कलाकार हैं उनको जब तक हम उनके निजी युग की परिस्थितियों में प्रवेश में नहीं देखते हैं तब तक हम उसका वास्तविक गौरव नहीं समझ सकते। यानी कि उस समय के कवि या कलाकार किस प्रकार से लिखे थे या उस युग की स्थिति कैसी रही होगी वो हम नहीं समझेंगे तो वास्तविकता हमें समझ में नहीं आएगा। तो किसी प्राचीन कवि को आज की कसौटी पर कसना और उसके संबंध में उसी आधार पर कोई निर्णय देना और उसे सर्वमान्य समझना कवि या कलाकार के साथ अन्याय करना होता है। जैसे कि तुलसीदास को और आज के कवि को हम तुलना करेंगे एक साथ तो ये अन्याय होगा। तो ऐतिहासिक आलोचना में इसी प्रकार की संभावना नहीं होती है, अतः उसका स्थान है और वह महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक आलोचना का किसी भी कवि या कृति के मूल्यांकन में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जिस युग के कवि थे उसी युग के कवियों के साथ ही उसका तुलना होना चाहिए। 8 नंबर पॉइंट है जीवन चरित्रात्मक आलोचना। तो यह आलोचना की विस्तृत व्याख्याता फ्रांस के आलोचक सेंटब्योव है। उनका कहना था कि वास्तविक केंद्र साहित्य न होकर साहित्यकार है, अतः आलोचक के लिए ये अनिवार्य है कि वो कृति के आलोचक के समय साहित्यकार के जीवन को भी अपना शोध विषय बनाने, यानी कि वो उनका जीवन कैसा है उसको जानना भी जरूरी है। यानी कि आलोचक लेखक का जीवन कैसा था वो जानना जरूरी है, तभी वो आलोचक साहित्यकार के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकता है और उसकी दृष्टि से उसके साहित्य की व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि वो व्यक्ति कैसा रहा होगा और कैसे उन्होंने लिखा होगा, ये अत्यंत ज़रूरी है। 9 नंबर पॉइंट है प्रभावात्मक आलोचना। तो यह आलोचना में लेखक का ध्यान मुख्यतः कृति पर न होकर कृति के प्रभाव पर होता है। वह पाठक के रूप में रचना को पढ़ता है या देखता है और उसके मन में जो अनुभूति होता है उसी को अभिव्यक्त करता है।
वह रचना के गुण दोषों का विवेचन नहीं करता है। इसी प्रकार आलोचक में सहृदयता और भावयत्री प्रतिभा के अत्यंत आवश्यक होता है। 10 नंबर पॉइंट है निर्णयात्मक आलोचना। इस आलोचना में विशेष योग्यता और सावधानी की आवश्यकता होती है। एक न्यायाधीश की भांति आलोचक स्वयं को प्रकट करते हुए किसी कृति के विषय में अपना निर्णय देता है। मोल्टन ने इस पद्धति का खंडन करते हुए कहा है कि एक आलोचना का कार्य यही है कि वो किसी कृति की व्याख्या और उसके सौंदर्य तत्वों का उद्घाटन ही करे। 11 नंबर पॉइंट है रचनात्मक आलोचना। इस प्रकार की आलोचना जहाँ साहित्य की व्याख्या करती है, वहाँ यह भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि विवेच्य रचना का आदर्श रूप कैसा हो सकता है। इसमें आलोचक का अपना व्यक्तित्व प्रधान होता है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में हम कहेंगे कि आलोचना के सभी प्रकारों पर विवेचना करने के उपरांत यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्रकार की आलोचना की कुछ अपनी सीमाएं और समस्याएं होती है। अतः साहित्य के निर्माण में जिस प्रतिभा और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है वो आलोचना में ही समाहित है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है आलोचना के स्वरूप, प्रकार एवं उसकी पद्धतियाँ।